Hello and welcome everyone to my channel. Hire yourself with education. आज की जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन चैप्टर जो पहले वाला सेशन डिस्कस किया था और आज के हम ग्रेविटेशन चैप्टर लेके आए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यूजुअली वो क्या है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी जो करंट में जो एग्जाम चल रहा है आपका 28 दिसंबर से जो स्टार्ट हुआ उसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक रहेगा हमारा ग्रेविटेशन। तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना पहले अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो देखो, इसके साथ साथ में और भी क्वेश्चंस कोरिलेट कर सकते हो जो एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका पहले आंसर समझते हैं, बेसिक समझते हैं, फिर हम आंसर की तरफ जाएंगे। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे आपका ये अर्थ है और यहाँ पे कोई एक ट्री लोकेटेड है। वहाँ ट्री से क्या हुआ है, एक एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल या फर्स्ट व्यू में देखें तो ऐसे लगता है कि अर्थ जो है वो एप्पल को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन अगर आपको लगेगा तो ओनली अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ कंसेप्ट लगाना होगा, आपका जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, उसके अंदर उसने क्लियरली बोला था कि एक ऑब्जेक्ट कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है, मतलब अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी चीज आप ये समझ सकते हो कि कोई बॉडी ए है और कोई दूसरी बॉडी बी है। ठीक है, इसका अगर मास की मैं बात करूं, m1 है और दूसरा मास जो है m2 है। देखो, ग्रेविटेशन के अंदर ये एक फॉर्मूला बहुत काम आएगा फोर्स का। इसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। और जो r जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस होती है r। ठीक है, कंसेप्ट समझना। आपका जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो दोनों के मास के प्रोडक्ट पे और एक उनके बीच की डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करूँ ए टू बी, तो देखो ए टू बी अगर फोर्स की बात करोगे तो कितना होगा, दोनों के मास का प्रोडक्ट और डिस्टेंस उनके बीच की। अगर आप फोर्स की बात करते हो बी टू ए, तो बी टू ए में भी चेंजेस कुछ नहीं आना है, दोनों का मास भी उतना ही है, प्रोडक्ट और डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स चाहे ए टू बी लगे या बी टू ए लगे कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हो, एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो बोथ द अर्थ एंड एप्पल अट्रैक्ट ईच अदर, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और डी ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सी ऑप्शन करेक्ट है। और एक चीज और समझ लो इसके अंदर, अगर क्वेश्चन में कभी कभी ये भी बोल देता है कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई आपका ये एक अर्थ है और ये एक मून है, इसके बीच में क्या किया, एक थर्ड प्लेनेट लेके आ गए, कोई भी तीसरा। अब वो पूछेगा कि भाई इन दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कितना होगा, या कितना कम हो जाएगा या बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है। मीडियम बीच में कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पे चाहे एक प्लेनेट लेके आ जाओ या चार प्लेनेट लेके आ जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो पहले भी जितना था और अभी भी उतना ही है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, टू आयरन एंड वुडन बॉल्स आइडेंटिकल इन साइज, मतलब दोनों का साइज क्या है, साइज सेम है। उसके साथ वो बोल रहा है कि वो रिलीज किए गए हैं सेम हाइट से, उनकी जो हाइट है वो सेम हाइट से रिलीज किए गए हैं एच से। मतलब यहीं से आपका आयरन रिलीज की गई है और यहीं से आपके वुडन, मतलब दो बॉल रिलीज की गई है, एक तो आयरन बॉल है और एक वुडन बॉल है। दोनों को रिलीज किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो वैक्यूम के अंदर रिलीज किया गया है। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर अगर इनको रिलीज करोगे तो वो दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को टच करेंगे। उनका जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि वैक्यूम में कभी भी टाइम लैग नहीं आता है अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे सेम हाइट से, चाहे वो उसका डिस्टेंस कितना भी हो। मतलब डिस्टेंस की बात करें, वेट कितना भी हो, वुडन है आयरन है कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज में अगर आइडेंटिकल है, ठीक है, हाइट भी सेम उनका, वैक्यूम में रिलीज करो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले की बात करें, दी वैल्यू ऑफ जी एट पोल एज। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे समझो आप कि पहले दो पॉइंट आपको समझने होंगे, एक तो इक्वेटर का और एक पोल का। ठीक है, आपका इक्वेटर जो है वो अर्थ के सेंटर से फार है, फार फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है उससे थोड़ा सा दूर है, और ये किसके कंपेरिजन है, पोल की कंपेरिजन में। ठीक है, एज कंपेयर टू पोल, टू पोल। और अगर मैं बात करूं इसकी पोल की, तो पोल जो है वो नियर है, नियर टू द अर्थ सेंटर। तो ये अर्थ के सेंटर की क्या है, नियर है। अब देखो समझो ध्यान से, अगर आपका कोई ये घर है, घर से आप जितना दूर जाओगे
उतनी आपकी अप्रोच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जितना पास आओगे तुम अपने घर के, उतनी तुम्हारी अप्रोच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी काम करेगा आपका, कि अगर आपका अर्थ है, अर्थ के जितना दूर जाओगे उतना ही आपका जी क्या है, कम हो जाएगा। और जितना आप अर्थ के नियर बाई आओगे उतना ही जी आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ पोल की, तो पोल क्या है, नियर है अर्थ के सेंटर के, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन दी वैल्यू एट द इक्वेटर। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो देखो वेट की बात करते हैं पहले। वेट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। वेट जो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्चुअल में है एक्सीलरेशन ही। ठीक है। स्मॉल जी को अगर समझना हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी कितना एक्सीलरेट कर रही है उसका ये डिनोशन है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये याद रखना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी इसको 10 भी ले लेते हैं। ठीक है। अगर एग्जाम में 10 हो और 9.8 मेंशन ना हो तो आपको 10 करना है, और अगर 9.8 दिया हुआ है तो आपका 9.8 ही फर्स्ट चॉइस रहेगी। W इक्वल टू एम जी। देखो अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स भी अपने पास कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये भी क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो वेट जो है वो फोर्स की तरह ही काम करता है। मतलब अगर मैं बात करूँ वेट और फोर्स, तो इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी जिसका मास m है वो कितना फोर्स लगा रही है वो कौन बताएगा, वेट बताएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेट जो है वो फोर्स का मेजरमेंट है किसी भी बॉडी का। अब देखो वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, एटमॉस्फेयर पे नहीं है, तो अपना डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे। तो मास अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी जाएगा नहीं क्योंकि मास ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर। और एग्जाम में चाहे वो एसएससी का रहे या एनटीपीसी रहे, कभी भी काम आ सकता है ये, और इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा उसने, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। ठीक है। तो वेट क्या बताता है, फोर्स को डिनोट करता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने इस लास्ट वाले क्वेश्चन में कि ये हमेशा किसको डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा। तो ऑप्शन है अपने पास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। तो कितनी मैटर है, कोई मैटर है उसने कितनी क्वांटिटी कंटेन की हुई है, ये चीज़ मास बताता है आपका। वेट कभी भी इस चीज़ को डिनोट नहीं करता है। रेफर्स टू द इनर्शिया। देखो इनर्शिया समझो क्या होता है, कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप मूव भी करते रहोगे जब तक आप कोई बाहरी एक्शनल फोर्स नहीं लगाई जाएगी किसी बॉडी पे। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, वो मूवमेंट नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में जब तक तुम उसको बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगाओगे। कोई भी मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहते, नो चेंज इन डायरेक्शन, जब तक कोई एक्शनल फोर्स नहीं लगाओगे, वो उसको बोलते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है कि बॉडी मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहती है। जैसे कार को अगर आप एक बार एक्सीलरेट करके छोड़ दो तो जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे वो रेस्ट पे नहीं आएगी, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको वो एक्शनल फोर्स चाहिए। अगर कार रेस्ट पे लाके घर के बाहर खड़ी कर दी वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, मतलब उसको एक्शनल फोर्स चाहिए। आप टर्न नहीं ले सकते जब तक आप एक्शनल फोर्स नहीं लगाओगे, तो टर्न लेने में भी प्रॉब्लम है, मतलब आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स की हो, मूवमेंट की हो, रेसिस्टेंस की हो, ये डिपेंड करती है किस पे, मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इनर्शिया जो कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है, मास का कंसेप्ट है, ये वेट का कंसेप्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन अपना सेम एज मास। तो देखो मास के भी सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, वेट इक्वल टू मास इंटू जी, स्मॉल जी। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे कि मास और वेट इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि मास के साथ ये मल्टीप्लाई में है वेट के अंदर, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। फोर्स की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपका वेट जो है वो फोर्स को डिनोट करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दी फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो देखो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है तो यही करेक्ट होगा आपका, कि किसी भी मैटर के अंदर कितना अमाउंट है वो मास डिनोट करता है, वेट के इक्वल नहीं हो सकता। मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, W इक्वल टू एम जी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है, वेट। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल को कौन डिनोट करेगा, वेट। मतलब फोर्स कितना लग रहा है वही ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो आपका वेट करेक्ट होगा अगर आपका ग्रेविटेशनल पुल की बात करता है तो।
या मास के केस में आपका अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट ही करेक्ट होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट मैटर का प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज। देखो, अगर आपका अर्थ के सरफेस के अंदर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, तो मून के अंदर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका g/6 हो जाता है। मतलब जो अर्थ पे है उसका 1/6 हो जाएगा। जैसे अगर आपका अर्थ पे सपोज करो 120, या मैं ले लेता हूँ 120 है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मून पे कितनी हो जाएगी आपकी 120/6 20 आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 20 हो जाएगी, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो 20 आ जाएगी। मतलब मून पे अर्थ के कंपैरिजन में कम रहेगी। और दूसरी चीज कितनी कम रहेगी, 1/6, 6 से डिवाइड कर दोगे जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ सरफेस, तो ये भी इनकरेक्ट है। 6 टाइम्स ऑफ दैट नियर द अर्थ सरफेस, ये भी आपका इनकरेक्ट है। 1/6 ऑफ दैट नियर द अर्थ सरफेस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/6 होगी। स्लाइटली ग्रेटर भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना कि आपकी मून पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, या हम बात करें स्मॉल जी की जो वैल्यू है, वो कितनी है, 1/6 दैट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के 1/6 है। अगला क्वेश्चन है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपका, इसका एक और नेम है, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो आप, चाहे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, दे बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीजें हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो, तो आंसर में भी न्यूटन। मतलब ये किसने प्रपोज किया था, न्यूटन ने किया था, इसीलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। और होता भी यही है यूजुअली, जो साइंटिस्ट या जो मैथमेटिशियन कोई भी चीज प्रपोज करता है, वो अपने नेम पे ही उसको रख देता है। अगला क्वेश्चन है दी ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन आर। देखो, कोई सन है, मतलब सन की अगर हम बात करें तो सन के अराउंड में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो जो उनका जो ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट के अंदर वो मूवमेंट करते हैं, वो होता है इलिप्टिकल। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका इसका आंसर होगा इलिप्टिकल। और ये थ्योरी जो है वो दी थी आपकी केपलर ने। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपके प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, ये किसका कंसेप्ट है, तो ये एक आपका केपलर का कंसेप्ट है। केपलर वाज वन साइंटिस्ट, तो उन्होंने ये दिया था कि भाई, केपलर ने बताया था कि आपका सन के अराउंड में जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो उनका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, ना कि सर्कुलर। सर्कुलर ना होकर क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो ये केपलर का नियम है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लीकेबल फॉर। देखो, अगर कोई ए ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, चाहे हम बात करें उनका, सपोज करो मास m1 m2 है, डिस्टेंस बीच में r है, ठीक है, तो चाहे ए आपका जो है वो कार हो सकती है, ए आपकी जो है वो बाइक हो सकती है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ए आपका जो है वो आपकी, अगर हम सिंपल सा बात करें, कोई एक पेपर भी हो सकता है, ठीक है। ए आपका जो है वो हो सकता है मून भी हो सकता है, प्लेनेट भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बॉडी के साइज पे उसका ग्रेविटेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता है। आपका बॉडी का चाहे हैवी बॉडी हो, मीडियम साइज बॉडी हो या स्मॉल साइज बॉडी हो, उसको कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, बॉडीज ऑफ एनी साइज। कोई भी साइज की बॉडी हो, ग्रेविटेशन कभी भी इंपैक्ट नहीं करता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबके लिए अप्लीकेबल होता है। और मीडियम बीच में कुछ भी आ जाए, चाहे बीच में एक और प्लेनेट लेके आ जाओ आप सी, तो भी उसका ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर आप मीडियम लेके आ जाते हो दो बॉडी के बीच में, तो भी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये 28 दिसंबर को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है, एनटीपीसी के। तो ये क्वेश्चन रट लेना, कंसेप्ट कुछ नहीं रटना, क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द वेट ऑफ एन बॉडी इज 120 न्यूटन ऑन द अर्थ। बोल रहा है कि अर्थ पे जो वेट है वो कितना है, 120 न्यूटन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मून पे वेट कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें के अंदर, वेट की अगर बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास जो है वो ध्यान रखना कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप मून पे ले जाओ उसको या अर्थ पे रखो, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या होता है, जी। और मून पे जी कितना चेंज हो जाता है, 1/6। मतलब अगर हम बात करते हैं किसकी, एक अर्थ को लेके बात करते हैं और एक मून को लेके बात करते हैं, ठीक है। अगर अर्थ पर आपका जी स्मॉल जी है, तो मून पे हो जाएगा g/6। अर्थ पे अगर आपका वेट डब्लू है, तो मून पे हो जाएगा w/6। क्यों, क्योंकि डब्लू किस पे डिपेंड कर रहा है, डब्लू इक्वल टू एम जी, तो जी पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1/6, मतलब आपका 20 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द मास ऑफ अ बॉडी इज 120 kg ऑन द अर्थ, इफ इट इज टेकन इन टू द मून इट्स मास विल बी अबाउट। अभी बताया था कि आप अर्थ पे रखो बॉडी को या फिर आप मून पे लेके जाओ, उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे वेट डिपेंड करता है, मास डिपेंड नहीं करता। तो मास आपका 20 kg ही रहेगा, सॉरी 120 kg ही रहेगा, सी ऑप्शन नहीं, बी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 120 kg ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है, ये कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चंस के अंदर कि हमें ये वेट दे रखा है या मास दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपकी वैल्यू न्यूटन में दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि आपका वेट दे रखा है, और आंसर को अगर क्वेश्चन को मून पे लेके जाता है अर्थ से, तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। अगर आपकी वैल्यू किलोग्राम में या ग्राम में दी हुई है तो इसका मतलब आपको मास दिया हुआ है, और फिर वो उतना ही रहेगा जितना दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन में 120 kg मास दे रखा है तो आपका मास भी 120 kg ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।